नमस्कार। आज की कक्षा में हम गोधूली पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आविन्यो और इसे अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। तो चलिए लेखक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश दुर्ग में हुआ था। उनकी माता जी का नाम निर्मला देवी था और उनके पिताजी का नाम परमानंद वाजपेयी था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से की थी और फिर उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए और स्टीफेंस महाविद्यालय दिल्ली से अंग्रेजी विषय में एमए किया था। उनके कुछ कविता संग्रह हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरे अकेला, थोड़ी सी जगह इत्यादि। उन्होंने कुछ आलोचना पुस्तकें भी लिखी हैं, जो कि हैं फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है इत्यादि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास इत्यादि प्रमुख रचनाएं हैं। अशोक वाजपेयी जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें से कुछ के नाम हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। चलिए पाठ पढ़ते हैं। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आविन्यो गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो लेखक कहते हैं कि वह लगभग 10 साल पहले सबसे पहली बार आविन्यो गए थे और आविन्यो दक्षिण फ्रांस में एक बहुत ही पुराना शहर है, जो कि रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। तो लेखक कह रहे हैं, बता रहे हैं आविन्यो शहर के बारे में कि वो कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। यहाँ पर पोप मतलब कि जो कैथलिक चर्चेज होते हैं वहाँ पर बिशप्स होते हैं, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल के प्रीस्ट होते हैं। तो उनकी बात की जा रही है कि वो कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। और अब वहाँ पर गर्मियों में हर साल फ्रांस और यूरोप का एक बहुत ही मशहूर रंग समारोह होता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटर बुक का विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि पीटर बुक ने महाभारत को लिखा था फ्रेंच में, तो उसको पहली बार प्रस्तुत किया जाने वाला था और उस आयोजन के लिए लेखक को भी निमंत्रण भेजा गया था। पत्थरों की एक खदान में आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि वो जो आयोजन हुआ था वो एक पत्थरों की खदान में हुआ था, जो कि आविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर ही था, और वो सचमुच उनको लगता है कि वो बहुत ही एक भव्य प्रस्तुति थी। वहां पर वो कुछ दिनों तक ठहरे रहे थे और वहां पर कुमार गंधर्व ने गाया भी था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मेरे को एक गाना भी याद है, जो कि है द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि इस समारोह के दौरान वहाँ के जो बहुत सारे जो चर्चेज हैं और पुराने जो स्थान हैं वो थिएटर्स में बदल जाते हैं, थिएटर्स में या फिर
जहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है या फिर जो कुछ भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो वो थिएटर्स में बदल दिए जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि रोन नदी के दूसरे ओर पर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। नाम है विलिनव ल एवेन्यू, जिसका नाम है विलिनव ल एवेन्यू, जिसका मतलब हो सकता है एवेन्यू का नया गांव या फिर नई बस्ती। वहां दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, और वहां पर फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला भी बनवाया था। उसी में काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला शत्रुस। तो काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ भी बना है वहीं पर, इसका नाम है ला शत्रुस। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा, और ला शत्रुस का 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसके लिए उसका कुछ धर्म कर्म में उपयोग भी होता रहा। यह संप्रदाय मन में विश्वास करता है, सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। तो जब क्रांति हो गई तो वहाँ के जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, उन्होंने जो इमारतें थी उधर उन पर कब्जा कर लिया और वहाँ कब्जा कर कर रहने लग गए। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुस के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। तो इस सदी में ला शत्रुस का जो रेनोवेशन था उसका काम चालू हुआ और उसका पूर्ण तरीके से सुधार करने की कोशिश की गई। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। तो वो केंद्र आजकल रंगमंच यानी कि थिएटर के कामों से जुड़ा हुआ है और लेखन के कामों से जुड़ा हुआ है। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहां आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चेम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। तो जो रंगकर्मी है, रंग संगीतकार हैं, फिर अभिनेता और नाटककार हैं, वो कुछ समय के लिए इधर आते हैं और वहां पर कुछ समय बिता करके अपना मतलब जो भी अपना काम वाम होता है वो सब करते हैं। 2-2 कमरों के चेम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोईघर और नहानघर है। एक आधुनिक संगीत व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर फीचर मतलब जो भी फीचर्स हैं उसके चेम्बर्स के, तो बता रहे हैं कि जो फर्नीचर वगैरह वो तो 14वीं सदी का है, मगर जो न्यू जनरेशन का रसोई घर और नहान घर ये सब भी है वहां पर। चेम्बरों के मुख्य द्वार गर्भ कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ अपने ही चेम्बर में खुद बना लो। तो सप्ताह के 5 दिनों में
शाम को सबको एक स्थान पर मतलब रात का भोजन करने का भी सुविधा मिला है। बाकी और दूसरे दिनों पर नाश्ता और दोपहर का भोजन खुद ही बनाना पड़ता है। चेंबर में ही कहीं पे भी बैठ के बना लो। दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। विलनव एक छोटा सा गांव है जहां एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, एक रेस्तरां और बार आदि हैं। अवेन्यू और आसपास के अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच सरकार ने उन्हें न्योता भी भेजा था कि पिछली गर्मियों में कि वो वहाँ ला शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम कर सकते हैं, तब नहीं जा पाया था। यूं अवधि तो एक महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। सो कुछ 19 दिन वहां रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकों और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ये तो अवधि वहां पर रहने की उनकी 1 महीने की थी, मगर वो वहां पर कुछ 19 दिन ही रहे थे और ये उनका टाइम पीरियड है, वो जितने दिन रहे थे। और वो अपने साथ एक टाइपराइटर, कुछ 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ले गए थे। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई विवशता न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने सिर्फ अपने में रहकर मतलब जो भी उनका लिखने का काम था, जो भी उन्हें लिखना था, उन्होंने वही काम किया और उसके अलावा और उन्होंने कोई काम नहीं किया और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कुछ अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं लिखी गई। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि कुल 19 दिनों में उन्होंने वहां पर 35 कविताएं लिखी थी और 27 गद्य रचनाएं लिख डाली थी। इतने ज्यादा लीन हो गए थे लिखने में कि उन्होंने इतनी सारी कविताएं और इतने सारे गद्य केवल 19 दिनों में ही लिख लिए थे। और यहाँ पर वो शांति की भी बात कर रहे हैं कि अवेन्यू में काफी शांति है, तो फिर वो एकदम लीन हो गए थे अपने लिखने में। आगे बढ़ते हैं। अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। काशी की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मदा मोलेस द अवेन्यू। कभी अति यथार्थ कवत्रयी आंद्रे ब्रेतों, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने मिलकर लगभग 3 संयुक्त कविता अवेन्यू में साथ रहकर लिखी थी। तो ये यहाँ कुछ कवियों के नाम ले रहे हैं कि इन्होंने मिलकर 3 संयुक्त कविताएं अवेन्यू में ही रहकर लिखी थी। लॉ शन के निर्देशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी उपलब्धि इतनी अल्पवधि में इतने काम पर अचरज हुआ था। तो जब लॉ शन के निर्देशक ने इनका काम देखा तो इतने कम समय में जो इन्होंने इतना सारा काम किया था, इतना सारा जो लिखा था, तो वो अचरज खा रहे थे कि इतने कम समय में उन्होंने इतना सारा कैसे लिख दिया। अचरज मुझे भी कम नहीं था। तो लेखक क्या कह रहे थे कि मुझे भी इस बात पर अचरज कम नहीं था।
वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थी। भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सभी स्मृति का दस्तावेज है। आविन्यों को उसी के मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणति भी हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गवाते हैं। लाशत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा थी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो लेखक ने ये जो कविता है ये भी आविन्यों में ही रहकर लिखी थी। हाँ, तो इसे पढ़ते हैं। और ये उनमें से एक कविता है जो इन्होंने 19 दिन में लिखी थी, जो इन्होंने 35 कविताएं लिखी थी। तो उन्हीं में से ये एक कविता है। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेशा रेशा झिरते हुए, शिरा शिरा झिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है, गिरती है आवाजें, भाए भाए करता रात का बियाबान और अंधेरा। अपने अमेध हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हरे सपने, भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, छीजती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते एक बहरी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। तो ये एक कविता थी जो उन्होंने आविन्यों में लिखी थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने पत्थर के ऊपर पूरी कविता लिखी है, और यहाँ पे उन्होंने पत्थर को एक इंसान की तरह माना है। तो वो बताते हैं कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं, एकटक नजर लगाकर पता नहीं किसके आने का इंतजार करते हैं। तो मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है उसको इंसान की तरह मानने का जो ढंग होता है, तो मतलब उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जो कविताओं में अक्सर यूज किया जाता है कवियों द्वारा। फिर ये एक गद्य है जिसे उन्होंने आविन्यों में ही लिखा था। तो इसे पढ़ते हैं। नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ पास में ही रोन नदी है। इस तरफ विलनव और दूसरी ओर आविन्य। कभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। तो हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि आविन्यो आविन्यो रोन नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है, और उसकी एक तरफ विलना है और दूसरी तरफ आविन्यो है। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि पिछले वर्ष वो बहुत देर तक रोन नदी के तट पर बैठे रहे थे। अगर जल प्रवाह को एक टक देखते रहो, तट पर बैठे, तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जब वो तट पर बैठे रहते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि नदी स्थिर हो गई है और तट ही चल रहा है। तो ऐसा भ्रम हो जाता है कभी कभार। हमें भी ऐसा जब हम किसी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, व्हीकल में या फिर किसी भी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी पेड़ हैं, जो भी लोग हैं, वो पीछे चल रहे हैं, वो चल रहे हैं और हम रुके हुए हैं। मगर असलियत होती है कि गाड़ी चल रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी अगर रोलर कोस्टर से उतरे हैं तो ऐसा लगता है कि जो जमीन है वही चल रही है।
एक भ्रम जैसा पैदा हो जाता है। तो कवि यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि नदी पर बैठे बैठे कई बार ऐसा लगता है कि जो नदी का जल है वो स्थिर है और तट ही बह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए ही सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि नदी किसी को भी, किसी में भी अंतर नहीं करती, किसी में भेदभाव नहीं करती है, वो सबके साथ समान रूप से पेश आती है, सबको भिगोती है, मतलब सबको अपनी तरह, मतलब सबको एक जैसा दिखती है वो। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। तो यहाँ पर लेखक ने कविता का कंपैरिजन नदी से किया है। तो वो कह रहे हैं कि नदी की ही तरह कविताएं भी बहुत ही सदियों से हमारे साथ रह रही हैं। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। तो कवि यहाँ कहते हैं कि नदी रोज ही सागर में विलीन होती रहती है, मगर कभी भी उसमें जल का अभाव नहीं पड़ता है। कहीं कभी भी नदी में जल खत्म नहीं होता है। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंबमालाएं, शब्द भगी भगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतितियां आकर मिलती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होता, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। तो वही कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि जिस तरीके से नदी में कभी भी जल का कभी अभाव नहीं होता, कभी भी नदी जल से खाली नहीं होती, वैसे ही कविता भी कभी शब्दों से खाली नहीं होती है। न नदी के किनारे न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं अगर हम खुलेपन से गए हैं, और हम उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। तो यहाँ पर कवि का कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से नदी की आभा आती है हमारे चेहरों पर, उसी तरीके से जो कविता है वो भी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है अपने आप से। कविता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निरंतरता नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। तो हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।